दुनिया के खूबसूरत माने जाने वाले केंद्र शासित आधुनिक शहर चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक जाना माना रेस्टोरेंट है नुक्कड़ ढाबा। इस रेस्टोरेंट का खाना इतना लजीज है कि दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं डेली क्राइम। दोस्तों, डेली क्राइम की आज की जो कहानी है वो काफ़ी रोमांचक और बेहद ही अजीब है। तो देर न करते हुए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं कि इसी रेस्टोरेंट के मालिक जोगिंदर सिंह की 20 साल की बेटी मनीषा सिंह सेक्टर 34 के एक इंस्टीट्यूट से आर्किटेक्चर का कोर्स कर रही थी। पढ़ने में वो काफ़ी ठीक ठाक थी, इसलिए वो एक अच्छी आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। दो भाइयों की इकलौती बहन मनीषा काफ़ी खूबसूरत थी। पिता जोगिंदर सिंह को अपनी इस इकलौती बेटी से लगाव तो था ही, साथ ही नाज भी था कि आगे चलकर वो खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन ये सोचकर उनका मन उदास हो जाता था कि बेटियां तो पराया धन होती हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो मनीषा की शादी कर देंगे तो वह उन्हें छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी। खैर, रोज़ की तरह 18 अक्टूबर की सुबह मनीषा इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से निकली। उस दिन शनिवार था, इसलिए दोपहर तक उसे घर वापस आ जाना था, लेकिन वो शाम तक भी नहीं लौटी। घर में सभी को उसकी चिंता होने लगी। चिंता की वजह भी वाजिब थी, क्योंकि अब उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। जोगिंदर सिंह ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को देने के साथ गुमशुदगी और किडनैपिंग की आशंका संबंधी एक लिखित शिकायत सेक्टर 22 की पुलिस चौकी जाकर दे दी। ये चौकी सेक्टर 17 स्थित थाना सेंट्रल अंतर्गत आती थी, इसलिए थाना सेंट्रल में इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस रात भर मनीषा की तलाश करती रही, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस ने अगले दिन उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू कर दिया। इससे उन्हें पता चला कि वो शनिवार की सुबह से ही किसी रजत नाम के लड़के से संपर्क में थी। 21 साल का रजत बेनीवाल चंडीगढ़ के सेक्टर 51 में रहता था और पंजाब यूनिवर्सिटी के इवनिंग कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का छात्र था। लिहाजा शक के आधार पर पुलिस ने रजत को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ करने लगी। पूछताछ के साथ साथ उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी निकलवाई गई। इससे पता चला कि उसके और मनीषा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक साथ थी। इसी जानकारी को आधार बनाकर पुलिस ने रजत को विधिवत गिरफ्तार कर अब उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। पहले तो वो पुलिस को काफ़ी बहकाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन 2 घंटे की सघन पूछताछ में आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल ही लिया। उसने बताया कि मनीषा ने किसी नशीली चीज़ का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। डर की वजह से उसने उसकी लाश को चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर ले जाकर राजपुरा रोड के एक गंदे नाले में फेंक दिया था। अब पुलिस को रजत के इस बयान में पूरी तरह से सच्चाई नहीं नजर आ रही थी। इसके बावजूद डीएसपी सेंट्रल डॉक्टर गुर इकबाल सिंह सिद्धू के नेतृत्व में सेंट्रल थाना के कार्यकारी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसबीर सिंह और सेक्टर 22 चौकी प्रभारी देशराज सिंह के अलावा एक विशेष टीम रजत को लेकर राजपुरा रोड पर कस्बे बनूर से होते हुए शंभू बैरियर के समीप एक गांव जिसका नाम है टेपला, वहां पहुंची, जहां वो बदबूदार गंदा नाला था। रजत की निशानदेही पर आधे घंटे की लगातार कोशिश के बाद उसी गंदे नाले के पास से मनीषा की लाश बरामद कर ली गई। लाश पूरी तरह से कीचड़ से सनी हुई थी। पुलिस ने मनीषा के घर वालों को तुरंत फ़ोन करके वहीं पर बुला लिया और लाश की शिनाख्त करा ली। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित जनरल अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दिया। पुलिस का मानना था कि रजत ने मनीषा की मौत की जो वजह बताई थी वो सही नहीं हो सकती। इस मामले में अकेले रजत ही नहीं शामिल हो सकता, बल्कि कुछ अन्य लोग भी उसके साथ थे। पुलिस ये अभी तक यही मानकर चल रही थी कि मनीषा की मौत का रहस्य काफ़ी गहरा है। अब चंडीगढ़ लौटकर रात में एक बार फिर रजत से गहन पूछताछ की गई। इस पूछताछ में उसने चौंकाने वाला जो खुलासा किया, उसके अनुसार इस वारदात में उसके अलावा 2 अन्य लोग भी शामिल थे।
उन दो लोगों में सेक्टर 56 का रहने वाला कमल सिंह और मोहाली के फेज 10 का रहने वाला दिलप्रीत सिंह था। दिलप्रीत सिंह 29 साल का कमल सिंह एक रेस्टोरेंट का मालिक होने के साथ साथ शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक बच्चे का पिता भी था। 22 साल का दिलप्रीत सिंह इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर रहा था। पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया था और दोनों से लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में पता चला कि दिलप्रीत मनीषा का बॉयफ्रेंड था। उसी ने उसकी जान पहचान अपने दोस्तों रजत और कमल से कराई थी। पुलिस को दिए अपने बयान में उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को चारों एक पार्टी में गए थे जहां सबने ड्रग्स ली और शराब भी पी। जिसके बाद सब आकर के गाड़ी में वापस बैठे, तभी अचानक मनीषा की मौत हो गई। इसके बाद वे उसकी लाश को लेकर पहले पलसौरा गांव गए। वहां उन्हें लाश को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला तो वे लाश को लेकर राजपुरा रोड पर स्थित एक गंदे नाले पर पहुंचे और वहीं लाश को एक कपड़े में लपेटकर फेंक दिया। अब 20 अक्टूबर को तीनों अभियुक्तों को जिला अदालत में पेश करके एक दिन के कस्टडी रिमांड पर ले लिया गया। उसी दिन सेक्टर 16 के GMSH अस्पताल में मनीषा की लाश का पोस्टमार्टम भी हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों के हवाले कर दी गई। लाश पर चोट का कोई निशान नहीं था। उस समय मौत की वजह भी कुछ स्पष्ट नहीं हो सकी थी। CFSL जांच के लिए मनीषा की बॉडी को उसके कुछ हिस्सों के अलावा विसरा सुरक्षित कर लिया गया था। अब 21 अक्टूबर आ गई थी और 21 अक्टूबर को सेक्टर 25 के शमशान गृह में मनीषा के घर वालों ने आखिरकार उसका दाह संस्कार कर दिया। उस समय वहां कुछ पत्रकार भी मौजूद थे जिनसे मनीषा के घर वालों ने कहा था कि पुलिस वाले कुछ भी कहें पर साफ है कि मनीषा की हत्या की गई है, वो भी रंजिशन और पूरी साजिश के तहत, क्योंकि मनीषा किसी भी तरह का नशा नहीं करती थी। वो इस तरह के लड़कों के साथ कहीं जाती भी नहीं थी। कमल ने योजनाबद्ध तरीके से उनसे बदला लेने के लिए मनीषा की हत्या की थी, क्योंकि 1 साल पहले वह उनके ढाबे पर खाना खाने आया था। तब उसने बिल ना अदा करते हुए उनके ढाबे पर काम करने वाले एक लड़के के साथ मारपीट और गाली गलौज की थी। उसके बाद उन लोगों ने भी उसे उसकी बदतमीजी का थोड़ा सबक सिखाया। उसने उस समय काफ़ी बेइज्जती महसूस की थी। अपनी उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने योजना बनाकर दिलप्रीत, जो मनीषा के इंस्टीट्यूट में उसके साथ पढ़ता था, उसके जरिए मनीषा का अपहरण कर योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या करती थी। दूसरी ओर पुलिस ने जो जांच की थी उनके अनुसार रजत, कमल और दिलप्रीत ड्रग्स के आदी थे। मोबाइल पर एक दूसरे को मैसेज भेजकर किसी जिंदर नाम के शख्स से उन्होंने ड्रग्स मंगवाया था। जिंदर के बारे में इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, पूछताछ में ये जरूर पता चला है कि अभियुक्त कमल थाना सेक्टर 39 में हत्या का एक मुकदमा दर्ज था जो अदालत में विचाराधीन है। अभियुक्तों का कहना था कि मनीषा भी कभी कभी ड्रग्स लेती थी। उस दिन भी उन चारों ने नशे के लिए एक साथ ड्रग्स लिया था, तभी ओवरडोज की वजह से मनीषा की मौत हो गई थी। उसके बाद डर की वजह से उन्होंने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए गंदे नाले में फेंक दिया था। पुलिस की इस कहानी से मनीषा के घर वाले कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से पुलिस के सामने सवाल खड़े किए कि क्या पुलिस ने इस बात की जांच की है कि जिसे ड्रग्स की ओवरडोज से मौत माना जा रहा है, कहीं वो ड्रग्स देकर हत्या करने का मामला तो नहीं है। नशेबाजों ने उसकी 2 लाख रुपए की ज्वेलरी हथियाने के लिए तो उसकी हत्या नहीं की जो उसने उस दिन पहन रखी थी। योजना बनाकर मनीषा का अपहरण तो नहीं किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभावी परिवारों के लड़कों के पकड़े जाने से पूरी कहानी ही बदल दी गई हो। बहरहाल मनीषा के मामले को लेकर शहर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले की जांच अपने ढंग से ही की और मनीषा की मौत से ठीक 81 दिनों के बाद 8 जनवरी को रजत, कमल और दिलप्रीत के खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। ये चार्जशीट नशे की अहम धाराओं के तहत दाखिल की गई थी, लेकिन
अदालती कार्रवाई अपने ढंग से ही चलती रही। मामले की गहराई में जाने की कोशिश करते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 4 फरवरी को गैर इरादतन हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ और किडनैपिंग की धाराओं के आरोप तय कर दिए। सुनवाई की अगली तारीख 24 फरवरी तय की गई। उस दिन चंडीगढ़ की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत में केस की विधिवत सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के पहले दिन मनीषा के भाई 25 साल के ऋषभ ने अपना बयान दर्ज कराया कि घटना वाले दिन सुबह कार से उसकी बहन को लिवाने के लिए दिलप्रीत आया था। घर के बाहर मनीषा और दिलप्रीत आपस में काफ़ी देर तक बात करते रहे और फिर वो इंस्टीट्यूट जाने की बात कहकर गाड़ी में बैठ गए। कार में पहले से ही 2 और लोग मौजूद थे। इसके बाद अदालत में मौजूद तीनों अभियुक्तों की उसने पहचान भी की। इसके बाद केस की तारीख पड़ी 12 मार्च। उस दिन आरोपी दिलप्रीत के वकील धर्मिंदर सिंह ने अदालत में अर्जी दायर करके मनीषा के फ़ोन की जांच कराने की मांग की, जो अदालत ने स्वीकार कर ली। लेकिन अगले दिन जब मनीषा का मोबाइल फ़ोन कोर्ट में पेश किया गया तो उसका लॉक नहीं खोला जा सका। अब मुकदमा 20 मार्च तक के लिए टाल दिया गया। कोर्ट ने CFSL को मोबाइल फ़ोन भेजकर उसकी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। 20 मार्च को ये रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी तो अगली तारीख 31 मार्च को पड़ी। उस दिन केस की जांच के अधिकारी ने CFSL की ओर से 5 CDs में दिया गया मोबाइल का डेटा कोर्ट को सौंपा। इसके बाद लगातार कई पेशियों तक अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के अलावा उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ। 6 जून को CFSL ने मनीषा की जनरल विसरा रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी, जिसमें बताया गया था कि मौत से पहले उसके साथ रेप और अननेचुरल सेक्स किया गया था। वहीं विसरा से एक आरोपी का सीमेन भी बरामद कर प्रिजर्व किया गया था। अब आगे तीनों आरोपियों से इसका मिलान कराया जाना था। इसके अलावा CFSL ने मनीषा के जिस्म के कुछ हिस्सों की गहन जांच के आधार पर अपनी एक विशेष रिपोर्ट भी तैयार की थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस की आरोपियों से मिलीभगत अथवा पूछताछ में की गई ढील अब पूरी तरह से सामने आ गई थी। इन तमाम मुद्दों पर बहस होने के बाद 24 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने इस केस में सामूहिक दुराचार और आपराधिक दुराचार के अलावा आपराधिक साजिश रचने की धाराएं, जो कि 376D, 377 एवं 120B जोड़ने की अपील अदालत से की। तीनों आरोपियों का DNA सैंपल लेने की भी बात कही गई। इस विशेष रिपोर्ट में मनीषा की मौत का कारण इंट्राक्रैनियल हेमरेज बताया गया था। सेरोलॉजिकल जांच में उसके गुप्तांगों में वीर्य मिला था। विसरा जांच के रासायनिक विश्लेषण में मनीषा के शरीर में 85.57% इथाइल एल्कोहल की मात्रा पाई गई थी। वहीं नार्प सूडोफिड्राइन नामक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है जिसे ड्रग्स के रूप में आजकल के युवा ले रहे हैं, उसके शरीर में मौजूद होने की बात कही गई। इस सब के अलावा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में ब्रोंकोन्यूमोनिया एवं माइक्रोवेसिकुलर स्टेटोसिस मिलने की बात भी पता चली थी। सरकारी वकील ने जो नई धाराएं इस केस में जोड़ने की दरख्वास्त अदालत से की थी, उसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील इंद्रजीत बस्सी ने अदालत से कहा कि धाराओं में संशोधन अथवा बढ़ोतरी की अर्जी मान्य नहीं है। केस की जांच करने वालों ने अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दायर की है और इस समय केस की गवाहियों की स्टेज पर है। बहरहाल मृतका के मनीषा के साथ यौन प्रताड़ना के मुद्दे पर किसी भी गवाह ने अभी तक अपना बयान दर्ज नहीं कराया है। अभियोजन पक्ष की कहानी के हिसाब से कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया कि आरोपियों के पीड़िता के साथ यौन संबंध बने थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतका यानी मनीषा खुद आरोपियों के साथ गई थी, जिसमें कहीं भी जबरदस्ती का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के जिस्म पर कहीं भी चोट के कोई निशान नहीं थे, जिससे उसके साथ जबरदस्ती की बात साबित हो सकती थी। CFSL की रिपोर्ट में
और चार्जशीट में इस बात का जिक्र भी नहीं है कि यौन संबंध कब और किसके साथ बने थे, किस समय बने थे, ये भी क्लियर नहीं था। डीएनए प्रोफाइल के तहत अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के ब्लड सैंपल लेने के लिए अर्जी दायर की है ताकि वीर से इसका मिलान किया जा सके। ऐसे में ये प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष और खुद इस बात को लेकर संशय में है कि ये वीर किसका है। ये बहस भी कुछ दिनों तक चलती रही। आखिरकार 29 जुलाई को विद्वान जज अंशु शुक्ला ने इस मुद्दे पर ऑर्डर पास किया कि दुराचार और कुकर्म की अतिरिक्त धाराएं जोड़ने पर फैसला अभियुक्तों के ब्लड सैंपल रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। इसके लिए अगली तारीख 29 अक्टूबर को तय की गई। मतलब अब मामले को बीते हुए पूरे 1 साल हो गए थे। 29 अक्टूबर उस दिन रिपोर्ट ना आने की वजह से सुनवाई टाल दी गई। बाद में रिपोर्ट आई तो नई धाराएं जोड़कर अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। देखते ही देखते 1 साल से अधिक का समय गुजर गया। 31 जनवरी को अदालत ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके इस केस के तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देकर सजा सुनाने की तारीख 4 फरवरी तय की। इस तरह सक्षम एडीजे अंशु शुक्ला ने केस से जुड़े 17 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपने 160 पन्नों के फैसले में 4 फरवरी को मनीषा सिंह के केस के तीनों अभियुक्तों रजत बेनीवाल, कमल सिंह और दिलप्रीत सिंह को सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध, गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में 20-20 साल की कैद के अलावा तीनों को 5,22,000 रुपये प्रति दोषी जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के खिलाफ दोषियों ने समयावधि के भीतर हाई कोर्ट में अपील की है जो विचाराधीन है। बहरहाल मनीषा के पिता द्वारा जारी किया गया एक संदेश काबिले गौर है कि अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए माता पिता कोशिश तो करें, लेकिन बच्चे किसी के बहकावे में ना आ सकें, इस बात का भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर उनकी आदतों या व्यवहार में जरा भी बदलाव नजर आए तो बच्चों को एक दोस्त की तरह समझाकर किसी के बहकावे में आने से रोकें। आपका बच्चा कितना भी सही क्यों ना हो, उसे बहकाने वाले तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो उनके जाल में फंस नहीं जाता। फिलहाल आज की कहानी बस यहीं तक, लेकिन आज की कहानी ने हमें जो संदेश दिया वो काफ़ी झकझोर देने वाला था। कहीं ना कहीं मनीषा के पिताजी ने ये बात भी सही कही कि हमें अपने बच्चों को सपने तो दिखाने चाहिए, ऊंची पढ़ाई भी करवानी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को किस दिशा में वो जा रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, किसके साथ पढ़ रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, इस बात की ओर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो जहाँ भी रहें सावधान रहें। इसी शुभ संदेश के साथ आज का एपिसोड बस यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार।